So, hello everyone. Before we start this video, I want to tell you guys something. यार, this is my first time I am uploading a video on YouTube. मैं बोलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं बीच बीच में थोड़ा सा अटकता हूँ, थोड़ा सा मुझे अपने आप को खुद को प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती है. आई फंबल अ लॉट. ऑल्सो मेरी आवाज़ भी बहुत फ़नी साउंड करती है ऑनलाइन, आई डोंट नो कैसे. सो इफ़ पॉसिबल अगर आप लोगों को कुछ भी दिखो तो प्लीज़ कंसिडर कर लेना फॉर द इनिशियल फेजेस. मैं बिल्कुल आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड आई विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. सो स्टार्टिंग द टॉपिक, इंडियाज़ पोटेंशियल ओपनिंग ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू फॉरेन फर्म्स. तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, क्यों हो रहा है और इससे इंडिया को क्या फ़ायदा या चैलेंजेस हो सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपल वे. तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं. इंडिया का गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट दुनिया का सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है. 700 to 7 बिलियन डॉलर्स है, हर साल का बिजनेस होता है यहाँ पे. अभी तक सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इंडियन कंपनीज़ को मिलते थे और 25 कॉन्ट्रैक्ट्स तो सिर्फ छोटी कंपनीज़ को मिलते हैं, जैसे कि SMEs जिसे बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. कुछ सेक्टर्स जैसे रेलवेज़, डिफेंस, कभी कभी फॉरेन सप्लाइज़ को अलाउ किया जाता है, लेकिन फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, लाइक अगर सपोज़ बजट एलोकेशन ठीक से ना हुआ हो या न्यू प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा हो या देयर इज़ सम अर्जेंसी, ऐसे केसेस में उनको मिलता है फॉरेन बिडर्स को कॉन्ट्रैक्ट. तो व्हाट इज़ द रीसेंट शिफ्ट अबाउट? सो द रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट इस कि मई 2025 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने सिग्नल दिया है कि अब फेडरल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स जो इज़ अप्रॉक्सीमेट 50 बिलियन प्लस के अबव है, फॉरेन कंपनीज जैसे US और UK की फर्म्स के लिए ओपन किए जा सकते हैं. लेकिन स्टेट और लोकल लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी सिर्फ इंडियन कंपनीज़ के लिए ही हैं. UK के साथ जो नया FTA साइन हुआ है, FTA मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें ब्रिटिश कंपनीज़ को भी कुछ इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं. लेकिन these contracts are reciprocal, which means India also have equal access to the UK contracts. But हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसको लेवरेज कैसे कर सकते हैं. Do we have those infrastructures? Do we have those kinds of technology? Can we adapt to that? It remains to be seen. अगर कुछ फैक्ट्स पे अगर हम नज़र डालें तो टोटल प्रोक्योरमेंट मार्केट जो है, जैसे कि हमने पहले की स्लाइड में देखे कि 700 to 750 बिलियन डॉलर्स है. फॉरेन फर्म्स के लिए ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स 50 to 60 बिलियन डॉलर्स शुरुआती फेज़ में है, मींस इनिशियल फेज़ में. नाउ जब भी कोई FTA साइन होता है वो फेजेस में उसको अप्लाई किया जाता है, ये देखने के लिए कि इफ़ इट्स बेनिफिटिंग बोथ द पार्टीज़. इफ़ सपोज़ हमें ये लगता है कि इससे इंडिया के लोकल बिजनेस का लॉस हो रहा है, तो हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ट्वीक कर सकते हैं. अगर हमने ये देखी है कि SME रिजर्वेशन 25% तक दिया जाएगा, जो कि अच्छी भी बात है, बिकॉज वी नेवर नो हाउ मच लॉन्ग वी हैव टू सी कि आज भी क्या SMEs जो है उतने डेवलप हो पाए हैं कि फॉरेन कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर पाए. अगर थ्रेशोल्ड की बात की जाए तो 2 बिलियन के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स UK फर्म्स को मिलेंगे और उससे नीचे के जो है वो डोमेस्टिक फर्म्स के लिए रिजर्व रहेंगे. अगर ये पॉलिसी डिटेल्स की बात करें तो जैसे कि हमने बात की कि वो फेस्ड और रेसिप्रोकल रहेंगे, यानी कि हमें उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और उन्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे. स्मॉल इंडियन बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए 25 कॉन्ट्रैक्ट्स रिजर्व रहेंगे. डिफेंस, रेलवेज जैसे कि सेंसिटिव सेक्टर्स में भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है. तो देखा जाए तो मैंने आप लोगों को कुछ बुलेट पॉइंट्स समझा दिए हैं कि कैसे रिजर्वेशन रह सकता है, कैसे रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेस मिलेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और साथ में कि कितना मार्केट वैल्यू है इस पूरे FTA के दौरान, और साथ ही में कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें अभी भी रिस्ट्रिक्शन है. अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो
इंडिया ने अभी तक WTO के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अभी हमें अपनी स्मॉल बिजनेसेस को भी बचाना है। यूएस बीइंग यूएस, उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा है कि जो इंडिया की प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ है रिस्ट्रिक्टिव है, और हो भी क्यों ना। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट हैव टू लुक फॉर देयर ओन पीपल। आई नो कि लोग कुछ बोलते हैं कि हमें भी उनको हमारे मार्केट का एक्सेस देना चाहिए, सो दैट हमारे भी प्लेयर्स उनसे कॉम्पीट कर पाए, बट वी रियली नीड टू सी कि हमारे प्लेयर्स क्या रेडी हैं उनसे कॉम्पीट करने के लिए या नहीं। अगर उसके इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो इंडिया के लिए कंपटीशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा फॉर द लोकल बिजनेसेस। पब्लिक प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी और वैल्यू दोनों इम्प्रूव होने के चांसेस तो हैं, बट अगेन हमें परसेप्टिव होना पड़ेगा कि हम उसे कैसे परसीव करते हैं ये पॉलिसी चेंज को। ग्लोबल ट्रेड्स में इंडिया की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ वी लेवरेज दिस पॉलिसी शिफ्ट टू आवर एडवांटेज। इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी फॉरेन गवर्नमेंट टेंडर्स मिलने का मौका मिल सकता है। फॉर फॉरेन फर्म्स इंडिया की फेडरल मार्केट का एक बड़ा हिस्सा उनके लिए भी ओपन हो रहा है। एंट्री ग्रेजुअल होगी, पहले से फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, वो भी रेसिप्रोकल बेसिस पर, विच आई थिंक इज़ अ स्मार्ट मूव बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज हमें जैसे हमें अपने स्मॉल बिजनेस को भी ध्यान में रखते हुए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को फेज़ आउट करना है। अब एक मुझे एक चीज़ लगती है, जैसे कि इंडियन एसएमईज़ को भी रिजिड नहीं हो जाना है। दे शुड नॉट एंटायरली रिलाई ऑन द गवर्नमेंट टू सेव देम। तो जैसे इंडियन एसएमईज़ को टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, सो दैट यू नो दे आर केपेबल इनफ टू कॉम्पीट विद द फॉरेन फर्म्स। गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए इन एडिशन टू दैट, ताकि फॉरेन एंट्री की वजह से इंडियन जॉब्स या लोकल बिजनेस को कुछ ज़्यादा ही नुकसान ना हो जाए। लाइक दे शुड नॉट लैग बिहाइंड। सो इट्स अबाउट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई वुड से, कि एसएमईज़ और इंडियन गवर्नमेंट दोनों को एक साथ चलने की ज़रूरत है, एक साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, एंड अकाउंटेबिलिटी भी लेने की ज़रूरत है। कल को आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसएमईज़ गवर्नमेंट पे रिलाई कर ले पूरी तरीके से और बोले कि हमें गवर्नमेंट ही बचेगी, और गवर्नमेंट सिर्फ एसएमई पे रिलाई ना कर ले कि भाई इनका काम है कॉम्पीट करना। तो अब एक चीज़ जैसे मुझे लगती है कि जैसे जैसे फॉरेन फर्म्स आएगी, वैसे इंडियन कंपनीज़ को भी एम्प्लॉयड है कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए भी अच्छा होगा। आने वाले समय में आईटी, ग्रीन एनर्जी, एआई, ये सब में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से नई इनोवेशन आएंगे। इनोवेशन के साथ में हमें खुद के लिए भी देखना पड़ेगा, हमें खुद भी उसमें इनोवेशन की ज़रूरत है। हम ऐसी रेस में पीछे नहीं रह सकते व्हेन ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग इन इट। कुछ साल में अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है तो और भी कंट्रीज़ के साथ हमारे ऐसे एग्रीमेंट होंगे, हमारे एफटीए साइन होंगे। इंडिया करेंटली अंडर अ लॉट ऑफ ट्रेड डेफिसिट, हमें उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर फॉरेन फर्म्स हमें डोमिनेट करने लगती है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट को पॉलिसी ट्वीक करनी पड़ेगी। हमें मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स को और थोड़ा पोषण करना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ इट्स सक्सेसफुल और नॉट, बट द फिगर्स सराउंडिंग द ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया isn't very promising. सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये पॉलिसी गेम चेंजर हो सकती है, सब कुछ लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसका लेवरेज कैसे ले सकते हैं, हम उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। क्या हम स्ट्रॉन्ग है, कैपेबल है, हम डू वी हैव द डिटर्मिनेशन टू अडाप्ट टू द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द। अगर एक सही सा बैलेंस बन जाता है, इंडिया की इकोनॉमी और बिजनेस दोनों को फ़ायदा होगा, और हम ग्लोबल स्टेज पे भी एक पावर प्लस और डोमिनेटिंग सॉफ्ट पावर बन सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।